इंग्लिश फॉर ऑल की इस एटलस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को देख रहे हैं। आपने इससे पूर्व इसके देशों को और उसकी राजधानियों को देखा था। आइए हम इसके कुछ और फैक्ट्स को देखें। तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका की स्थानीय पवनें, तो इस स्लाइड में आप स्थानीय पवनों को, जिसमें पैम्पेरो और जोंडा जो एक प्रमुख स्थानीय पवन है, उससे प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम इसकी अवस्थिति को देखें कि किस ढंग से। तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में इसमें आपने एंडीज पर्वत के बारे में पढ़ा और यह अटाकामा मरुस्थल जो कि उष्ण मरुस्थल के रूप में आपने इसको भी समझा। जो पिछली कक्षा नहीं देखे वह प्लेलिस्ट में जाकर दक्षिणी अमेरिका के अन्य दो खंडों का अध्ययन करें। आगे हम देखिए, यहाँ अटाकामा मरुस्थल जो कि उष्ण मरुस्थल के रूप में जाना जाता है और इसका विस्तार आप जानते हैं कि एंडीज पर्वत का विस्तार जो है कोलंबिया से लेकर आप चिली तक इसको देखते हैं और यह अर्जेंटीना के क्षेत्र और पेरू के क्षेत्र में भी यह इसका विस्तार है। तो आइए यहां देखें, तो एंडीज पर्वत के साउथ की विंड है, समझे ना, और यह वेस्टर्ली से यानी पछुआ पवन से ये प्रभावित होती है। ये जो क्षेत्र है यहां आप देख रहे हैं और यहां जो है यही जो पवन जो चलती है, ये आप देखिए, इसमें इसको पैम्पेरो कहा जाता है। ध्यान रखिए, इस पवन को एंडीज पर्वत के मध्य और निम्नवर्ती क्षेत्र में यह पवन चलती है जिसको पैम्पेरो के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। और यह कोल्ड विंड है और इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ फॉकलैंड धारा जो है फॉकलैंड द्वीप समूह के इर्द गिर्द चलती है और इससे यह प्रभावित होने के कारण यह एक ठंडी वायु है या ठंडी पवन के रूप में इसको जानते हैं। आइए दूसरा हम देखें। दूसरा आप देख सकते हैं जोंडा को। तो जोंडा जो है यह ट्रेड विंड से प्रभावित होती है। तो ट्रेड विंड हम जैसा कि जानते हैं व्यापारिक पवने हैं जो कि उष्ण पवन है और यहां पर देखिए क्या यह जोंडा इस क्षेत्र में यह पाया जाता है। तो यहां पर हम देखिए उरुग्वे और पराग्वे की पवने हैं। तो आपने जैसा ही देखा था ब्राजील, उरुग्वे और पराग्वे का क्षेत्र देखा, पराग्वे और उरुग्वे का क्षेत्र देखा आप, और उसी में जोंडा का प्रवाह होता है। जोंडा भी स्थानीय पवन है। तो यहां देखिए इसी को लैंग्वेज में लिख दिया गया है। तो पराग्वे पैम्पेरो जो है अर्जेंटीना से चलने वाली ठंडी पवन है जो अर्जेंटीना के पूर्वी भाग से चलती है। देख रहे हैं ये अर्जेंटीना का क्षेत्र है और अर्जेंटीना के पूर्वी भाग से ये चलती है और ठंडी जलधाराओं के कारण यह ठंडी प्रवृत्ति की होती है। तो ये देखिए कोल्ड विंड, ये फॉकलैंड जो धारा ठंडी जलधारा है इसके कारण होती है। दूसरा देखिए जोंडा पराग्वे और उरुग्वे की गर्म हवा है और यह व्यापारी के पवन से प्रभावित होती है। तो इस प्रकार आपने दो प्रमुख स्थानीय पवन के बारे में अध्ययन किया जिसका नाम है पैम्पेरो और जोंडा। दक्षिण अमेरिका की कुछ और तथ्यों को जानते हैं। यहाँ की जलवायु प्रदेश के बारे में जानी जाएगी अब। और ये आप देख रहे हैं तो ये चिली का क्षेत्र है और चिली एक लंबी तटरेखा बनाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी कारण चिली इलोंगेटेड कंट्री भी है कहा जाता है। तो यहाँ चिली में 3 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। अब जब आपने विस्तृत कक्षा का अध्ययन कीजिएगा तो कई प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं जिसमें 3 जो जलवायु प्रदेश है इसकी एक पहचान विशेषता के रूप में हम जान सकते हैं। तो आइए देखिए, चिली एक लंबी तट रेखा वाला देश है जिसके उत्तर से दक्षिण की ओर 3 जलवायु प्रदेश का विभाजन मिलता है। तो इसी कारण इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहां देखिए उत्तर में है अटाकामा मरुस्थल। तो ये शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, मतलब वहां जल की मात्रा नहीं है, मतलब शुष्क क्षेत्र है। तो ऐसी जलवायु पाए जाएंगे जहां जिसका विशिष्ट लक्षण क्या है, जेरोफिटिक प्लांट, मतलब आप नागफनी, कैक्टस ये सब को आप देख सकते हैं वहां पर, या बबूल यानी एकेसिया, ऐसे वृक्षों की बहुतायात रहती है यहाँ पर। उत्तर में अटाकामा मरुस्थल वाला जलवायु क्षेत्र। दूसरा मध्य में देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु, दक्षिण में ब्रिटिश तुल्य जलवायु, समझे ना। और ये देखिए ये प्रश्न विशेष रूप से बनता है सैंटियागो चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। तो ऐसे क्वेश्चन पीसीएस या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसी कारण इसका अपना विशेष महत्व है। तो आप ये आइए यहाँ पर, यहाँ तो आप जानेंगे कि शुष्क क्षेत्र में जो जलवायु है जिसके कारण
ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है, उत्तर वाला क्षेत्र शुष्कता लिए हुए है। दूसरा, मध्य में भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो इसकी विशेषता देखिए, ग्रीष्म काल में आकाश साफ रहता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म काल में आकाश साफ रहता है और सतह पर टेरा रोजा, ठीक है, देखिए टेरा रोजा मिट्टी मिलती है। मतलब क्या कि ऐसी मिट्टी जिसमें चूने की अधिकता है, लाइम की अधिकता पाई जाती है, उसको टेरा रोजा कहा जाता है मिट्टी। तो यह प्रदेश अंगूर की खेती एवं रसदार फलों यानी साइट्रस फ्रूट के लिए, जैसे आप देखिएगा वहां नारंगी, मौसमी, ऐसे जितने भी साइट्रस खट्टे फल हैं वहां पाए जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर वाइन इंडस्ट्री ज्यादा उन्नत रहता है। तो आप ऐसे प्रदेशों को देख सकते हैं, इटली में देख सकते हैं, स्कॉटलैंड में देख सकते हैं, और स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं, फ्रांस में देख सकते हैं। तो ये सब जो है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश है। तो इसमें देखिए यहाँ वोडका, रम, विस्की, शैंपेन, स्कॉच आदि का उत्पादन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, वोडका के निर्माण के लिए जौ, आलू, चुकंदर की आवश्यकता होती है। रम का जो उत्पादन होता है वो गन्ने के सिरे से यानी गन्ने के रस से बनाया जाता है रम। इसमें वाइन इंडस्ट्रीज काफी फली फूली है। तो हम जानते हैं जैसे फ्रांस है जो कि वाइन इंडस्ट्रीज के लिए, वहां शैंपेन जो आती है वो विश्व प्रसिद्ध है। आइए यहाँ ब्रिटिश तुल्य जलवायु की विशेषता है, पूरे वर्ष, देखिए ब्रिटिश तुल्य जलवायु में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, यानी सालों वर्षा होती है। उत्तर सागर का डागर बैंक, तो यहाँ एक्चुअल क्या है, ये ब्रिटिश तुल्य जलवायु ये मानव के लिए अनुकूलित है, यानी जीवों के फलने फूलने के लिए यह अच्छी जलवायु की दशाएं उपलब्ध कराता है। यहाँ का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 10 डिग्री से लेकर आपको 23 से 25 डिग्री आपको मिलता है ये टेम्परेचर, जो कि मनुष्य के लिए काफी अनुकूल है या अन्य जीवों के विकास के लिए भी अनुकूल है। यहाँ पानी की उपलब्धता रहती है यहाँ इस क्षेत्र में। तो उत्तर सागर का डागर बैंक, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह अटलांटिक का क्षेत्र है, ये भी मत्स्यन के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार आप जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में बांटकर जो चिली की विशेष अवस्थिति है उसका आपने अध्ययन किया। आइए दक्षिण अमेरिका की कुछ वनस्पतियों को देखा जाए, यानी वेजिटेशन कैसा है उसका, इससे भी प्रश्न बनते हैं। जैसे आप जानते होंगे सवाना, सेल्वास, पंपास या फिर लानोस कंपोज, ऐसे वर्ड हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इससे परिचित होते हैं। तो दक्षिण अमेरिका की कुछ प्रमुख वनस्पतियों को देखिए। तो दक्षिण अमेरिका के इस क्षेत्र को यदि देखा जाए तो ये ब्राजील के क्षेत्र से लेकर आप वेनेजुएला तक के क्षेत्र को देखिए तो ये सवाना दिखाई दे रहा है, समझिए ना। फिर यदि आप ब्राजील के ही क्षेत्रों को देखिए तो इसमें क्या सेल्वास के कुछ घास के मैदान दिखाई देंगे, और फिर यदि अर्जेंटीना के क्षेत्र को देखा जाए तो वो पंपास दिखाई देगा। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं, इसको लैंग्वेज में लिख दिया गया है। तो सेल्वा दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील के अमेजन बेसिन, देखिए अमेजन बेसिन जो है, अब अमेजन बेसिन कहां से कहां तक है ये पिछली कक्षा में बताया जा चुका है। यह जो कंप्लीट अमेजन नदी का जहां जहां प्रवाह है वहां अमेजन बेसिन यानी द्रोणी का निर्माण होता है वहां। तो अमेजन बेसिन में सेल्वास से विश्ववीय सदाबहार वन क्षेत्र है। तो सेल्वास हमेशा याद रखिएगा, सेल्वास जो है स्थानीय भाषा में सेल्वास जो नाम है उसका अर्थ ही होता है विषुवतीय क्षेत्र, समझिए ना। तो विषुवतीय क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उसी को सेल्वास कहा जाता है, स्थानीय भाषा में उसका नाम है। तो विषुवतीय सदाबहार वन क्षेत्र है। दूसरा देखिए सवाना। तो सवाना ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ब्राजील और वेनेजुएला में मिलते हैं, जिन्हें सवाना कहा जाता है। तो हम बताएं ब्राजील आप ले लीजिए, ब्राजील का बहुत सा क्षेत्र है, और ये वेनेजुएला आप देख रहे हैं, वेनेजुएला जो अब मेराकैबो लेक के कारण वहां तेल का ज्यादा उत्पादन होता है, तो ये प्रसिद्ध है, पिछली कक्षा में आपको बताया गया है। तो यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है उसको हम सवाना कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में सवाना घास के मैदान जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक कंपोज और दूसरा लानोस। तो देखिए कंपोज कहा जाता है कहां, ब्राजील में, और लानोस कहा जाता है वेनेजुएला में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये घास के मैदान है। आगे देखिए पंपास, अर्जेंटीना का शीतोष्ण घास का मैदान, और अर्जेंटीना में आप जानते हैं इसी पंपास की वजह से यहाँ दुग्ध उद्योग और डेयरी फार्मिंग और मांस उद्योग प्रसिद्ध है, और विश्व में सबसे ज्यादा मांस का उत्पादन अर्जेंटीना ही करता है, जैसा आप जानते हैं। अब आइए कुछ और तथ्य को देखा जाए जो कि एग्जाम में पूछा गया है ऐसा। तो आप ये ब्राजील के क्षेत्र को जा रहे हैं तो एक है सैंटोस और एक है रियो डी जेनेरो।
तो यहां देखिए, सैंटोस को हम कॉफी मंडी कहते हैं, यानी कॉफी का अगर मार्केट कहा जाए तो उसको किसको कहा जाएगा, सैंटोस। यदि ये प्रश्न आ जाए कि कॉफी की मंडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये रहेगा कौन, सैंटोस को। सैंटोस उसका सिटी है, यानी प्रमुख क्षेत्र है। और दूसरा है रियो डी जेनेरो, ये भी आप जानते हैं ब्राजील की पहली राजधानी, और 1992 में प्रथम वर्ल्ड जो है इन्वायरमेंट पर जो समिट हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन, तो उसको रियो समिट भी कहा जाता है, रियो डी जेनेरो। ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। पहले इसकी राजधानी यही थी, बाद में इसका नाम ब्रासिलिया, इसकी राजधानी ब्रासिलिया हो गई, तो ध्यान में आप रखिएगा। तो रियो डी जेनेरो जो है उसको कॉफी पोर्ट यानी कॉफी बंदरगाह, कॉफी पत्तन इस आदि के नाम से जाना जाता है। तो रियो डी जेनेरो क्या है, कॉफी पोर्ट है, और सैंटोस है कॉफी मंडी। ये दोनों अंतर ध्यान में रखिएगा। और वहां कॉफी के जो बागान होते हैं उसको फेजेंडा कहा जाता है, तो ये भी आप टर्म याद रखिए। तो फेजेंडा, कॉफी मंडी, कॉफी पोर्ट क्या है, ये आपने देखा। तो इस तरह आप दक्षिणी अमेरिकी महादेश का अध्ययन किए। इसमें जो प्रमुख है, ऐसे तो कंप्लीट बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी इतना तो 80 से 90% आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी से प्रश्न रहेंगे। तो इसलिए इसको आप बार बार रिवीजन कीजिए और इसको आत्मसात कीजिए। और दक्षिणी अमेरिकी महादेश देश से एटलस की कक्षा में आपका समाप्त हो गया है। और अब अगली कक्षा में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक अफ्रीका बच जाएगा, और इस तरह आप पूरे एटलस का अध्ययन कर लेंगे। ये जो लोग नहीं पढ़े हैं या इस एपिसोड को नहीं देखे हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका आदि का अध्ययन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।